जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के पेपर फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर नंबर 7 होगा। इससे पहले 6 मॉडल पेपर इस चैनल पर हो चुके हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यह मॉडल पेपर PYQ क्वेश्चन बेस्ड आधारित है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर आधारित ये मॉडल पेपर होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 7। तो ये मॉडल पेपर नंबर 7 है, जिसमें कुल टोटल 30 प्रश्न हैं। पहला भाग यहाँ पर कंटेंट बेस्ड होगा, यानी कि NCERT बेस्ड कक्षा 3, 4 और 5 से जो आपका प्रश्न पूछता है। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। तो सही जवाब इसका क्या जाएगा यहाँ पर? जल्दी जल्दी नीचे आप कमेंट करते रहेंगे, जैसे यहाँ का जो भी आंसर हो 1 का ABC, तो उसको आप यहाँ पे टाइप करिए और नीचे सीधा सेंड कर दीजिए ऐसे ही। तो सही जवाब हो जाएगा बेटा लद्दाख। भारत में लद्दाख को अपनी अधिक ऊंचाई, कम तापमान और शुष्क जलवायु के कारण इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए किस राज्य में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो क्या गोवा है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, मिजोरम है? ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, सॉरी नारियल का है ना यहाँ पर, या ये सरसों के तेल में यहाँ पे खाते हैं। नारियल का तेल में, नारियल का तेल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या बोला है? गोवा में, सॉरी नारियल तेल बोला है तो ये हो जाएगा गोवा। नारियल के तेल में मछली गोवा और केरल में खाया जाता है, जबकि सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के बारे में दिए गए वितरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, जिसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। तो यह कौन सा जानवर है? तो देखिए, क्या चिंपैंजी है, मैगविन है, लंगूर है या फिर स्लॉथ है? तो यह जानवर स्लॉथ है। ये जो है भालू जैसा दिखता है, लेकिन यह भालू नहीं होता है। यह बहुत सुस्त यानी कि बहुत आलसी जानवर होता है, जो अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों में उल्टा लटक कर बिताता है और इसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। अपने जीवन काल में टोटल 8 पेड़ों पर रहता है, यानी कि एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है और जब तक उसकी पत्तियां ख़त्म ना कर दे वो उस पेड़ से नहीं उतरता है। ठीक है, और मतलब उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है और सप्ताह में एक बार मलमूत्र के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा यानी कि ब्रोंज एक मिश्र धातु है, यह किन 2 धातुओं से मिलकर बनाई जाती है? तो क्या तांबा और जस्ता से, तांबा और टिन से, एल्युमिनियम और कॉपर, ये तांबा से, या फिर लोहा और क्रोमियम से? तो जो कांसा बनता है बेटा, कांसा किससे बनता है? ये कांसा बनता है तांबा और टिन से। तांबा और टिन का मिश्रण होता है और इसको पिघलाकर जो है कांसा बनाया जाता है। तांबा और टिन को पिघला करके जब मिक्स किया जाता है तो कांसा यानी ब्रॉन्ज बनकर धातु तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र में दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं तो आप किस दिशा में जाएंगे? तो आप किस दिशा में जाएंगे? क्या उत्तर में? ऑप्शन एक आ रहा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो देखिए, जो आप हमेशा मैप बना लिया करिए थोड़ा सा, जैसा भी करें। देखिए यहाँ पर अब भोपाल कहाँ पे है? भोपाल आपका यहाँ पे है, लेकिन आना कहाँ से है? दिल्ली से। तो दिल्ली कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप ऐसे आएंगे ना दक्षिण में, तो दक्षिण ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण। भारत के मानचित्र में दिल्ली ऊपर है और आपका महाराष्ट्र जो आपको मध्य प्रदेश है ये नीचे है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ये आपको नीचे आएगा, यानी दक्षिण साइड आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पक्षी का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उस घोंसले को देखती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें अंडे देती है। तो कौन से जो चिड़िया है जिसका नर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन घोंसलों में से सिर्फ एक को पसंद करती है जो सबसे अच्छा होता है, उसमें अंडे रखती है? तो क्या कलचड़ी के बारे में ये, शकरखोरा, वीवर या फिर फाख्ता? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, वीवर पक्षी। ठीक है, वीवर यानी कि वीवर या फिर वया पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक संस्था ने जोहड़ तालाब बनाने
में मदद की, उस संस्था का क्या नाम है? तो क्या आपका तरुण भारत संघ था ये, या फिर ग्रीन पीस था, या चिपको आंदोलन, या फिर WWF वर्ल्ड वाइड फंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तरुण भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा तरुण भारत संघ। एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नेतृत्व राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, और राजेंद्र सिंह को ही जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने क्या है, राजस्थान में अलवर जिले में जोहड़ यानी कि पारंपरिक तालाब बनाने का समस्या को हल करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जल पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो जानते हैं राजेंद्र सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और यह विटामिन प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी किस में अधिक पाई जाती है? तो ये क्या रतौंधी होती है विटामिन सी की कमी से और गाजर से पूरी होती है, या फिर बेरी है और चावल से पूरी होती है, या फिर स्कर्वी है खट्टे पदार्थ जैसे नींबू आंवला इत्यादि से पूरा होता है, या फिर स्केटस है जो धूप से पूरा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, ये होता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा किसमें पाए जाते हैं, खट्टे फल जो होते हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, तो इनमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार किन रंगों का प्रयोग करते हैं? तो विशेषकर ऑप्शन ए कह रहा विशेषकर पोस्ट रंग, या फिर कह रहा ये पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी फूलों के रंग तहत मिलाकर, या केवल सफ़ेद रंग, या फिर तेल रंग। तो देखिए इसमें जो बिहार की मधुबनी है जिसमें ये पेंटिंग होती है एक विशेष प्रकार की मधुबनी की, तो उसमें क्या होता है कि पिसे हुए चावल मिलाए जाते हैं, प्राकृतिक घोल प्राकृतिक रंग जैसे नील हो गया, हल्दी हो गया, फूल के रस मिलाकर एक कलर तैयार किया जाता है जिसमें मनुष्य के, चिड़िया के, जानवर के और अन्य चित्रकलाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव समूह में नहीं है, मतलब जीव समूह में कौन सा नहीं है? तो क्या चींटी नहीं है, मधुमक्खी नहीं, दीमक नहीं, मकड़ी नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा जो अच्छा इसमें दूसरी तरह से पूछ सकता था कि सामाजिक प्राणी में भी कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि मकड़ी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है, यह सामाजिक कीट है। ठीक है, कार्नोलिया समूह में रहते हैं ये, जबकि मकड़ी जो है इसको जो स्पाइडर कहते हैं, ये आमतौर पर अकेला रहना पसंद करती है और अपना जाल अकेले बनाती है और उस जाल में अकेले ही रहती है। ठीक है, बाकी सब सामाजिक प्राणी, चाहे चींटी हो और चाहे मधुमक्खी हो, चाहे दीमक हो, सभी को आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इनमें एक रानी मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी होगी तो उसमें एक रानी होगी, चींटी में भी एक रानी होती है और दीमक में भी एक रानी होती है, और अन्य वर्कर भी होते हैं, मेल फीमेल सब उसमें रहते हैं। लेकिन मकड़ी को जब भी आपने देखा होगा तो एक जाले में हमेशा इसको अकेले ही देखा होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए झूम खेती में कौन सा कथन सही है? क्या इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? तो नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल झूम खेती जो होती है उसमें एक फसल काटने के बाद कुछ समय के लिए उसे फेंक दिया जाता है, और इसमें जो खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, और इसमें जो मिट्टी की बुआई होती है उसमें ज़्यादा जुताई नहीं होती, हल्का सा खोद करके ऐसे ही बीज डाल दिया जाता है। ठीक है, इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर होती है? तो पूर्वोत्तर भारत मिजोरम में झूम खेती या स्थानांतरित खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आरक्षित रेल टिकट पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आमतौर पर नहीं मिलती है? तो क्या पीएनआर नहीं मिलता, यात्रा की तारीख नहीं मिलती, यात्री का पूरा न पता नहीं मिलता, या फिर किराया ट्रेन नहीं मिलता, मतलब ट्रेन का किराया नहीं दिखता? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ट्रेन का टिकट होता है, ठीक है, ट्रेन का टिकट में जो है ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, पूरा नाम यात्री का नहीं मिलता है। ठीक, सॉरी, यात्री का नाम और एड्रेस नहीं मिलता है। जबकि क्या क्या मिलता है? तो रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर हो गया, तारीख, समय, किराया, ठीक है, किराया होता है, उम्र लिखी होगी, ठीक है, उम्र भी लिखी होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब कौन सी डेट की आपकी यात्रा है, कितने बजे से कितने बजे आप वहाँ पहुँचेंगे, कितने किलोमीटर की दूरी है, कितना किराया आपने पे किया है, ये सारी चीज़ें होंगी। पीएनआर नंबर भी होगा, लेकिन यात्री का पूरा पता नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी जो ओक है ये कहाँ पर पेड़ पाया जाता है? क्या और अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक बेटा पाया जाता है आपका कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यह विशेष प्रकार का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, यानी कि मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से मान लो कोई पेड़ इतना ऊंचा यहाँ पे है, ठीक है, तो उससे कई गुना ज़्यादा नीचे जाती हैं जड़ें, कई गुना नीचे जड़ें चली जाती हैं और पानी को ला करके अपने यह तने में स्टोर करती हैं और लोग इसमें पतली पाइप डाल करके पानी को पीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है? तो बहुत पीछे तक घुमाने की बात आएगी तो क्या मैना घुमाएगी, उल्लू घुमाएगी, कौवा या फिर कबूतर? तो बहुत पीछे तक यानी 360 डिग्री तक लगभग ये उल्लू घुमा सकता है, ठीक है। उल्लू रात्रिचर प्राणी है, इसको दिखता है विजिबिलिटी होती है सब काला सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट इसको दिखता है, और रात में जितने भी पक्षी जगते हैं ये उड़ते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, चाहे चमगादड़ हो चाहे उल्लू हो, ठीक है। चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बात आई थी अधिक सबसे ज़्यादा पीछे कौन घुमा सकता है, तो उल्लू हो जाएगा। झटके में कौन घुमा सकता है, तो मैना। झटके में गर्दन कौन घुमाते हैं, कौन सी चिड़िया, तो मैना घुमाती है, सबसे अधिक उल्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असम में घर जमीन से लगभग 15 से 20 फीट की 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो क्या भूकंप यहाँ पर आता है भूकंप की वजह से? तो नहीं, भूकंप की वजह से नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। यह ऑप्शन सी कर है, यहाँ पर बांस की उपलब्धता तो इसलिए नहीं। असम में होती है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, जिससे बारिश में कचड़ा और पानी भर जाता है, तो यहाँ पर अस्थायी घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस लगा करके घर को बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए असम में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के घर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब भाग 2 स्टार्ट हो रहा है। भाग 2 में आपका शिक्षण शास्त्र यानी कि ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट होगी। पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो जो मुख्य कारण होता है ईवीएस को एक ही विषय के रूप में पढ़ाने के लिए, एकीकृत के रूप में, क्या शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए? तो नहीं, शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए नहीं होता है ऐसा। स्कूल के बच्चे को बोझ कम करने के लिए तो नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। बच्चा अपने पर्यावरण के टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखता है और समझता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो जब भी आपका एनसीएफ 2005 का है या एनईपी 2020 का है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक सहायक के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, जिससे टीचर एक ऐसा माहौल कंप्लीट करे या बना के दे बच्चे को जहाँ पर बच्चा अपने अनुभव को बता सके, अपनी बातों को रख सके और प्रश्नों को पूछ सके, ठीक है। भयमुक्त वातावरण बनाना होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान का एक स्रोत होता है, तो नहीं, शिक्षक ज्ञान का एक स्रोत नहीं होता, बच्चे बहुत कुछ जानते रहते हैं पहले से ही। कह रहा है एक सख्त अनुशासनकर्ता, तो अनुशासनकर्ता के रूप में कभी नहीं होगा, यानी कि बच्चा कीप साइलेंट बैठा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है एक सुगमकर्ता, जो बच्चे का ज्ञान का निर्माण करने में मदद करे, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। एक सुगमकर्ता या सहायककर्ता के रूप में शिक्षक को होना चाहिए, जिससे बच्चे ज्ञान का निर्माण इस टीचर की मदद से कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पौधे की विविधता के बारे में सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? तो क्या कक्षा में पौधों को चित्र दिखाना चाहिए? तो देखिए चित्र दिखाने से ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, ये चित्र दिखाना है, वीडियो दिखाना भी ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। बच्चों को एक बगीचे स्कूल के मैदान में ले जाना चाहिए, उन्हें विभिन्न पौधों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए जब बच्चा खुद जाकर देखेगा, चीज़ों को खुद समझेगा, ठीक है, वास्तविक रूप से, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा इस काम को करके सीख रहा है, और एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020 भी इसी बात पर बल देती है कि बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईवीएस में आकलन यानी असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए जो प्राथमिक उद्देश्य होता है उसमें शैक्षिक तथा शैक्षिक चीज़ों का जो है
अवलोकन करना होता है, ठीक है। और बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, ये चीज़ देखनी होती है। फेल पास करना या अंक देना या परीक्षा उत्तीर्ण कराना नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे का पहला ऑप्शन फेल या पास कराना तो नहीं, तुलना करना, रैंक देना भी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सीखने के अंतराल की पहचान करना और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना। तो बिल्कुल जो आकलन होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य उसका होना चाहिए कि उसमें सीखने के अंतराल की पहचान करना और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। जहाँ पर बच्चा गलतियाँ कर रहा हो उसको सुधारना ही आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी का अभिभावक को रिकॉर्ड कार्ड दिखाना। तो रिपोर्ट कार्ड अभिभावक को दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं होता आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की कक्षा में वास्तुओं यानी कि ईवीएस की कक्षा में वास्तविक वस्तुओं यानी रियल ऑब्जेक्ट्स का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्यों किया जाता है। तो मनोरंजन के रूप में, तो मनोरंजन के रूप में बेटा कभी नहीं किया जाता है। यह अमूर्त अवधारणाओं को ठोस और वास्तविक अनुभवों को जोड़ने से मदद करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो वास्तविक वस्तुएं होती हैं उनको दिखाना या टीएलएम के रूप में प्रयोग करना, यह अमूर्त अवधारणा को ठोस और वास्तविक अनुभव से जोड़ने में मदद करता है। इसलिए रियल ऑब्जेक्ट या टीएलएम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे को ईवीएस पढ़ाने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे। तो देखिए समावेशी कक्षा हो और उसमें दृष्टिबाधित बच्चा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो क्या उसे सबसे आगे बैठाएंगे। तो आगे बैठाना तो ठीक है, लेकिन आगे बैठाने से विशेष कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा श्रवणबाधित होता थोड़ा सा तो आगे बैठाने से कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन वो कह रहा है कि एक दृष्टिबाधित है, ठीक है, यानी कि विजिबिलिटी नहीं है बच्चे में, तो उसे आगे बैठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है इसके लिए अलग से प्रश्न पत्र बनाने चाहिए। तो नहीं, इससे अलग से प्रश्न पत्र नहीं बनाना होता है, सभी को बराबर के अवसर देने होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो जब बच्चे को दिख ना रहा हो, ठीक है, बच्चे को जब दिख ना रहा हो तो आप उसको क्या करेंगे, श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियोग्राफी का प्रयोग करेंगे, ये ठीक, ऑडियो मटेरियल्स का। और स्पर्श वाली, जैसे ब्रेन होता है ब्रेन लिपि, तो और स्पर्श वाली जो है टीएलएम का प्रयोग करेंगे, टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे और मौखिक निर्देश पर जोर देंगे। यानी कि जो अब आप मुंह से बोलेंगे तो ऑडियो होगी ना, तो ऑडियो बच्चे के कान में जाएगा तो उसे समझ पाएगा। तो जो दृश्य बाधित होगा उसके लिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि श्रव्य वाली ऑडियो मटेरियल का प्रयोग करिए, स्पर्श करने वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए और मौखिक निर्देशों पर जोर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को थीम जैसे परिवार, मित्र, भोजन, जल के आसपास क्यों संगठित किया गया है। तो देखिए जो थीम है वो कितनी है, तो आपसे अगर थीम पूछता बेटा तो 6 थीम है और 4 उप थीम है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहा है कि क्यों आस-पास संगठित किया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि पारंपरिक तरीका, तो पारंपरिक तरीका ये नहीं है, पारंपरिक तरीके की वजह से नहीं किया गया, ताकि अध्यायों की संख्या कम हो सके। तो अध्यायों की संख्या कम करने के लिए नहीं किया गया है। ऑप्शन सी करें ताकि बच्चे विषय के बीच संबंध स्थापित कर सकें और एकीकृत समझ विकसित कर सकें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षण में हस्तपरक गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है। तो हस्तपरक गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चा हस्तपरक यानी कि जब बच्चा खुद करके सीखता है जिस चीज़ को, तो वह ज़्यादा टिकाऊ होता है, यानी कि उसका जो अनुभव होता है वो ज़्यादा समय तक के लिए हो जाता है, परमानेंट हो जाता है जब बच्चा कुछ अपने हाथ से करके सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है कि वह बच्चों को व्यस्त रखने का अच्छा तरीका, तो व्यस्त रखने का अच्छा तरीका नहीं हो सकता। यह बच्चों को प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने में विकास करता है। तो ऑप्शन बी यहीं पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन के देखिए सीटेट में सभी ऑप्शन पढ़िएगा, लेकिन जब सटीक मिल जाए तो आप उसको आगे छोड़ सकते हैं। जब बच्चा खुद करेगा, खुद करके सीखेगा हस्तपरक गतिविधि के द्वारा, तो प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन, प्रयोग और निष्कर्ष तक आराम से बच्चा पहुंचेगा और उसका विकास हो सकेगा। इसलिए हस्तपरक गतिविधि आवश्यक होती है और महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अपनी खुद की समझ या वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेते हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन्हें गलत बताकर याद करने के लिए करना चाहिए। तो आप रटाइए नहीं उनको, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, ठीक है, रटाना नहीं होता है, तो उसको गलत नहीं बताना है। उनकी अवधारणाओं को अनदेखा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए और उसे अनुभव देना चाहिए जिससे वो समझ सकें और चुनौती का सही वैज्ञानिक समझ को अपनी ओर ला सकें,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले अंत वाला प्रश्न है? तो खुले अंत के प्रश्न कौन होते हैं? यानी कि अपसारी चिंतन वाले, जिसके एक से अधिक आंसर निकल कर आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? तो यह खुले अंत का नहीं है, यह बंद अंत है। ठीक है, बंद अंत का प्रश्न है, ये अभिसारी वाला है। तो जिसका एक सटीक आंसर होगा रटा रटाया, रटन प्रणाली पर यह जोड़ देता है। ऑप्शन बी कह रहा है जल के 3 मुख्य स्रोत लिखिए। तो 3 मुख्य स्रोत दो लिख देगा, कोई भी रटी रटाई चीज़ होंगी। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि यदि धरती पर 1 सप्ताह तक पानी ना हो तो क्या होगा? तो ये आपका ओपन एंडेड होगा, यानी कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है आंसर देगा। ठीक है, हर बच्चे, जितने प्रकार के बच्चे बैठे होंगे, जितने भी बच्चे बैठे होंगे, सभी का आंसर आपका अलग निकल कर आएगा। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग या ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीएस के लिए समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, इसलिए। तो नहीं, सस्ता और महंगा से कोई मतलब नहीं होता टीचिंग में। कह रहा समुदाय के लोग डॉक्टर, किसान, दुकानदार बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग ज्ञान बच्चे को दे सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समुदाय एक जीवंत प्रयोगशाला है। समुदाय संसाधन जैसे डॉक्टर हो गया, किसान हो गया, कारीगर हो गया, बुजुर्ग हो गया, बच्चों को किताबी ज्ञान से परे वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जो सीखने में प्रासंगिक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारण करना चाहिए? तो अलग अलग कार्य निर्धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा दे रहा हो तो अलग अलग नहीं करना है। अब ऑप्शन भी कह रहा है कक्षा में लैंगिक रूढ़ियों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे उदाहरण देने चाहिए चुनौती देने वाले। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब रूढ़िवादिता के बारे में बात की जाए, जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में, तो लैंगिक रूढ़िवादिता पर चर्चा करनी चाहिए और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकें। ठीक है, यानी कि महिलाओं को बाहर कामकाज में आप दिखा सकते हैं, पुरुषों को घर के कामकाज में आप दिखा सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब शिक्षक बच्चों से जानवरों के उनके आवास के आधार पर सामूहिकरण करने के लिए कहता है, तो वह किस प्रक्रिया का कौशल विकास कर रहा है? तो क्या अवलोकन का, वर्गीकरण का, मापन का, संप्रेषण का? तो देखिए, जब जानवरों को अलग 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 रहने के आधार पर अलग अलग करने के लिए कहता है, तो कौन सा विकास उसमें बच्चे में होगा अगर ऐसा करने के लिए कह रहे हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है अवलोकन, बी कह रहा है वर्गीकरण, सी कह रहा है मापन और डी कह रहा है संप्रेषण। तो यहाँ पर सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, अलग अलग का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना। जैसे कुछ जानवर जो है, जैसे हाथी वाथी हो गया, तो ये खुले जंगल में रहते हैं। ठीक है, और आपका जानवर हो गया, मतलब शेर वेर हो गया, तो ये आपकी अपनी मान में रहते हैं। ठीक है, और जैसे चूहे हो गए तो अपने बिल में रहते हैं। तो इस तरह से जो जानवरों को अलग करेगा तो ये वर्गीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या बच्चों को सटीक पैमाने का नक्शा बनाना सिखाना? तो नहीं, सटीक पैमाने का नक्शा बनाना नहीं होता है। ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा। बच्चों को दुनिया के नक्शे में ढूंढ कर सिखाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को दुनिया के नक्शे पर देश में ढूंढ कर दिखाना, इतना छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन बच्चों में स्थान के सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ विकसित करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो मानचित्र होता है सिखाना, यह बच्चों में स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं को समझ विकसित करना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के शिक्षण अधिगम में पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान का एकमात्र और अंतिम स्रोत है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो शिक्षक होगा वो ज्ञान का इकलौता स्रोत नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह सीखने की उपलब्ध कई संसाधनों में से केवल एक संसाधन, तो केवल एक भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल लगे, केवल एक निगेटिव टाइप वर्ड होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि यह जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण अधिगम में
पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो क्या भूमिका होगी, तो एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से कहता है कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र या अंतिम स्रोत नहीं है, यह सीखने के लिए कई संसाधनों में से एक है। यह महत्वपूर्ण संसाधन है, अन्य संसाधन जैसे प्राकृतिक मीडिया आदि हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या भूमिका हो जानी चाहिए, तो ये सिखाने के कई संसाधनों में से केवल एक संसाधन है, या केवल देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग में नहीं आया है, जैसे इसने पहले ही कह दिया है कि कई संसाधन, यह सीखने के लिए कई उपलब्ध संसाधनों में से केवल एक संसाधन है आपका पाठ्यपुस्तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके ईवीएस के आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप 30 में से कितने सही आंसर दिए हैं वो भी बताएं। वीडियो कैसी लगी आप नीचे ये भी बताएंगे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।